हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल HV एक्सप्लेन में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी जिसका नाम है सोसाइटी ऑफ द स्नो। ये कहानी है उन यात्रियों की जो 1972 में फ्लाइट 571 से सैंटियागो जा रहे थे, जिसमें 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर थे। दरअसल वहां से गुजरने वाली सभी फ्लाइट को बर्फीले मौसम और विशाल एंडीज पर्वत श्रृंखला को पार करना पड़ता था, जिसके लिए वो उन पर्वतों को सीधा पार ना करते हुए घूमकर उनके बीच से निकला करते थे। उस दिन उन फ्लाइट में 19 कॉलेज फ्रेंड बैठे हुए थे जो रग्बी का मैच खेलने उरुग्वे से सैंटियागो जा रहे थे, और कुछ दूसरे यात्री थे जो एक दूसरे को नहीं जानते थे। तभी अचानक उनका प्लेन एंडीज पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए बर्फीले तूफान में फंस जाता है और एक पहाड़ से टकराकर 2 हिस्सों में बंट जाता है, जिसमें कुछ लोग वहीं पर मर जाते हैं और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। इस हादसे में प्लेन के 5 क्रू मेंबर मारे जाते हैं, और जिन लोगों को ज्यादा चोट नहीं लगी थी वो लोग जख्मी लोगों को जैसे जैसे होश आता है वैसे वैसे उनकी मदद करते हैं। लेकिन जब बचे हुए सभी लोगों को होश आता है तो वो चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी और ऊपर से प्लेन के 2 टुकड़े हो जाने के बाद वहाँ पर जमा देने वाली ठंड थी। वो लोग चोट का दर्द तो सह लेते हैं, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उनमें से कुछ लोग जो चोटिल थे वो सुबह होते होते ठंड के कारण मर जाते हैं। बचे हुए लोगों में ज्यादातर रग्बी प्लेयर थे। वो लोग सुबह होने पर बाहर की कंडीशन का जायजा लेने के लिए प्लेन से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि वो लोग कहाँ पर है। तो वो लोग जख्मी लोगों की देखभाल करने के लिए मरे हुए लोगों की बॉडीज को प्लेन से बाहर निकलकर थोड़ी दूर पर रख देते हैं, और सभी के बैग से खाने पीने का सामान इकट्ठा करके एक बैग में रख लेते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर आसमान से प्लेन की आवाज सुनाई देती है, तो वो लोग चिल्लाकर आवाज लगाते हैं, लेकिन उनकी आवाज प्लेन तक कहाँ पहुँचने वाली थी। ऐसे ही उनको 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन हर रोज उनको प्लेन की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं पाता। दरअसल वो प्लेन उनको ही ढूंढने आते थे, लेकिन उनका प्लेन ऐसी खाई में गिरा था कि आसमान से दिखाई नहीं देता था। तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम नुमा था, वो सबको बताता है कि हमें प्लेन के दूसरे हिस्से को ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पर शायद रेडियो मिल सकता है और जिससे हम रेस्क्यू टीम को खबर भेज सकते हैं। तो उनमें से 4 लोग प्लेन के दूसरे हिस्से को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में वो एक बर्फ के चट्टान को टूटते हुए देखते हैं, और वहाँ पर बर्फ के तूफान आते रहते थे। तो वो लोग वापस प्लेन में चले जाते हैं। इस तरह उन्हें वहाँ पर 6 दिन गुजर जाते हैं, और अब उनके पास जो भी खाने पीने का सामान था वो खत्म हो चुका था, और अब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नुमा वहाँ की चट्टानों को खुरेदकर उनमें लगे बैक्टीरिया को खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे खा नहीं पाता। कुछ लोग अपने ही घाव को खुरेद के खाने लगते हैं, और धीरे धीरे भूख इतनी बढ़ जाती है कि कुछ लोग अब मरे हुए लोगों की बॉडीज खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बारे में वो सब लोग रात को बात करते हैं। जिसमें 2 लड़के जिनके नाम रोबर्टो और पांचो था, वो अपने रग्बी टीम के कैप्टन मार्सेलो को बोलते हैं कि शायद अब हमें कोई भी ढूंढने नहीं आएगा, और अगर हमें अब खाना नहीं मिला तो हम भी नहीं बचेंगे। लेकिन मार्सेलो ऐसा करने से मना करता है। तो इनकी टीम का एक और मेंबर जिसका नाम फीतो था, वो भी रोबर्टो और पांचो की बात से सहमत होता है। तभी उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हमें अब काली पेशाब होने लगी है, और अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो हम जल्द ही मर जाएंगे। तभी एक और लड़का बोलता है कि ये तो इलीगल होगा। तो एक और आदमी उसे बोलता है कि ये बिल्कुल ऑर्गन डोनेट करने जैसा ही होगा। तभी नुमा उसे बोलता है कि ऑर्गन डोनेशन में भी उसकी इजाजत ली जाती है, और बाहर हमारे अपने ही लोग हैं, हम उनकी इजाजत के बिना उनकी बॉडी नहीं खा सकते, और ऐसा करने का हमारा कोई भी हक नहीं बनता। तभी रोबर्टो नुमा को बोलता है कि क्या हमारा जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, और रोबर्टो का इस सवाल का किसी के पास कोई भी जवाब नहीं होता, और सब शांत हो जाते हैं। वो लोग ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास और कोई भी चारा नहीं था। फिर भी कुछ लोग इस बात पर सहमत नहीं होते, और वो बॉडीज खाने से इनकार कर देते हैं, और जो लोग ऐसा करना चाहते थे वो लोग बाहर निकलकर मरे हुए लोगों की बॉडीज को काटने लगते हैं और उन्हें खाते हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वो लोग अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते, और अपने पास पड़ी किसी भी चीज को खाने लगते हैं। कुछ लोग जूतों की लेस को खाते हैं, तो कुछ अपने पास पड़ी आखिरी सिगरेट को खाने लगते हैं। इस तरह उन्हें यहाँ पर 9 दिन गुजर जाते हैं। एक रात को सब लोग भूख से तड़प रहे होते हैं। तभी फीतो उन सबको बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मैं तुम सबको अपनी बॉडी खाने की इजाजत देता हूँ, ताकि तुम सब लोग जिंदा रह सको। और इसके बाद रोबर्टो और पांचो भी अपनी बॉडी खाने की इजाजत देते हैं।
और इतना बोल के वो वापस मरे हुए लोगों की बॉडीज काटने के लिए जाने लगते हैं और उन्हें काट के खाते हैं और बाकी लोग प्लेन से उन्हें देखते हैं और एक के बाद एक सब लोग उनके साथ बॉडीज खाने के लिए प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। उन बचे हुए 27 लोगों में से सिर्फ 5 लोग उन बॉडीज को खाने से इनकार करते हैं, जिसमें नुमा और मार्सेलो भी शामिल थे। भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सब लोग पागल हो रहे थे और जो लोग उन बॉडीज को नहीं खा पा रहे थे वो लोग बस आसमान को ताकते रहते थे कि शायद कोई मदद आ जाए। एक दिन उन्हें प्लेन से थोड़ी दूर एक बैग मिलता है जिसमें उन्हें एक रेडियो मिलता है। वो लोग उसे चलाने की कोशिश करते हैं और उसमें वो कामयाब होते हैं, जिसमें वो एक न्यूज़ सुनते हैं जहां बोला जाता है कि उनके प्लेन को ढूंढने का जो रेस्क्यू मिशन चल रहा था उसे आज बंद कर दिया गया है। और ये खबर सुन के सब लोग रोने लगते हैं और अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है क्योंकि अब उन्हें ढूंढने कोई भी नहीं आने वाला था। ये खबर उन सबके लिए बहुत ही दर्दनाक थी। उस रात मार्सेलो सबसे माफी मांगता है क्योंकि उसने सबको उम्मीद दिलाई थी कि कोई ना कोई उन्हें लेने आएगा, लेकिन अब उन्हें पता था कि ऐसा नहीं होने वाला। तो मार्सेलो सबको बोलता है कि अब जो भी बचा है वो खा लो और नुमा के अलावा बाकी सभी लोग बॉडीज को खाने लगते हैं। नुमा उन सबसे अलग था, वो ऐसा करने से अच्छा मरना पसंद करेगा। नुमा इन सब परेशानियों से थक चुका था और वो एक बार फिर से प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें रेडियो चलाने के लिए बैटरी चाहिए थी और वो उसी हिस्से में थी। और काफी देर चलने के बाद भी उन्हें वो प्लेन का हिस्सा नहीं मिलता और वो तीनों रात के अंधेरे में बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं। और उस रात उनके पास ठंड से बचने के लिए अपने पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। भयानक ठंड के मारे वो लोग रात भर चिल्लाते रहते हैं और तीनों बर्फ के अंदर धंस जाते हैं, लेकिन किसी तरह वो रात निकाल लेते हैं। लेकिन वो लोग वहां से निकलने की जितनी भी ज्यादा कोशिश करते हैं उनके लिए मुसीबत उतनी ज्यादा बढ़ जाती है और वो वापस प्लेन पर लौट आते हैं। और उस रात नुमा की हिम्मत टूट जाती है और नांदो उसे कुछ मांस के टुकड़े खाने के लिए देता है और नुमा उसे हाथ में लेकर बस देखता रहता है और थोड़ी देर बाद वो उसे अपने मुंह में रख देता है और रोने लगता है। वो उसे चबा नहीं पा रहा था। नुमा ये कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वो भी मजबूर हो चुका था और वो अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा था और अब वो अपनी उम्मीद खो रहा था। लेकिन फिर वो नांदो को देखता है जिसे देखकर उसे उम्मीद जगती थी। वो हर रोज घंटों ट्रेनिंग करता रहता है और किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहता था। मांस खाने के बाद अब उनके शरीर में थोड़ी सी जान आती है और कई दिनों बाद वो सब इकट्ठा होकर थोड़ी सी मजाकिया बातें करते हैं और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था और तभी एक बड़ी सी बर्फीली लहर आकर उनके प्लेन के साथ टकरा जाती है, जिससे वो सब बर्फ के नीचे दब जाते हैं और उनका पूरा प्लेन बर्फ के नीचे दब चुका था। कुछ लोग किसी तरह बर्फ को तोड़कर बाहर निकलते हैं और दूसरों को भी बर्फ से बाहर निकलने लगते हैं और इसे हादसे में 8 लोगों की मौत हो जाती है और कई दिनों तक वो उस प्लेन में बर्फ के नीचे दबे रहते हैं और इस तरह उन्हें 18 दिन गुजर जाते हैं और एक बार फिर से भूख उन पर हावी हो जाती है। लेकिन अब तक उन लोगों को मांस काट कर खिलाने वाले 2 भाई अब मर चुके थे, तो अब ऐसा करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो रोबर्टो वो कांच का टुकड़ा उठाता है और उन 8 बॉडीज के पास जाता है और उन्हें काट कर खाने लगता है और एक एक करके सब उन बॉडीज को खाने लगते हैं। और ये देखकर नुमा को बहुत ही बुरा लगता है और वो प्लेन से बर्फ को हटाने लगता है क्योंकि अब उसे इन सब चीजों से घिन आने लगती है और ऐसे करते करते उसके पैर में चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो लगा रहता है और आखिरकार वो बर्फ की उस परत को हटा देता है और एक एक करके वो सब लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे वो सब प्लेन के ऊपर से सारी बर्फ हटा देते हैं। इस तरह उन्हें वहाँ पर 34 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उनमें से एक आदमी जिसका नाम आर्तुरो था, जिसके फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और उनकी मुसीबत जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि उनमें से कुछ लोग इन बर्फीली पहाड़ियों को पार करके मदद लाने जाएंगे और बाकी लोग वहीं रुकेंगे, जिसमें नुमा, नांदो, रोबर्टो और उनके साथ एक और आदमी जिसका नाम टिनटिन था वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग मदद के लिए अर्जेंटीना की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद नुमा की हालत खराब हो जाती है, तो वो लोग देखते हैं कि उसकी चोट में इन्फेक्शन हो चुका था और वो अब आगे नहीं आ सकता था, तो वो वापस प्लेन की ओर जाने लगता है और बाकी तीनों लोग आगे जाते हैं। थोड़े ही दिन में नुमा वापस प्लेन में पहुंच जाता है। तब तक उनमें से एक और आदमी जिसका नाम वास्को था वो भी मर जाता है। इतना सब होने के बाद नुमा को भगवान के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। इधर उन तीनों को प्लेन का पिछला हिस्सा मिल जाता है
और वहाँ पर उनको खाने पीने का कुछ सामान और फैब्रिक के कपड़े के टुकड़े मिलते हैं और उसे लेकर वो प्लेन पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि बाहर ठंड में रात गुजारना यानी कि मौत को दावत देने जैसा था। और वो लोग ये बात सबको बताते हैं, लेकिन उसके बाद वो उस फैब्रिक के कपड़े से स्लीपिंग बैग बनाकर वापस जाना चाहते थे ताकि उस स्लीपिंग बैग में रात गुजार सके और लंबा रास्ता तय कर सके। तभी वो रेडियो पर खबर सुनते हैं कि उनके प्लेन को क्रैश हुए 58 दिन हो चुके हैं और फिर से उन्हें ढूंढने के लिए एक प्लेन भेजा जाएगा। लेकिन इस बात से उन सबको जरा भी खुशी नहीं होती, क्योंकि कई प्लेन उनके ऊपर से गुजरे लेकिन किसी की भी नजर उनके ऊपर नहीं पड़ी। तो वो लोग उनके भरोसे नहीं बैठना चाहते थे और स्लीपिंग बैग बनाकर खुद मदद ढूंढने जाना चाहते थे और सभी इस बात से सहमत होते हैं। लेकिन एक रात को नुमा की हालत बहुत बिगड़ जाती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है, जिससे सबको एक धक्का लगता है। नुमा ने मरते वक्त सबके लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि दोस्तों के लिए जान देने से बड़ी कोई मोहब्बत नहीं है। और ये पढ़ के उन सब में फिर से एक जोश आ जाता है और आखिरी बार एक और कोशिश करने के लिए रोबोटो तैयार हो जाता है। और इस बार वो तीनों लंबी दूरी तय करने के लिए प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं, जिसमें वो कुछ मांस, मोटे कपड़े और स्लीपिंग बैग लेकर सबको अलविदा बोल के वहां से निकल जाते हैं। वो तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। सभी कठिनाइयों को पार करते हुए वो बहुत लंबी दूरी तय कर लेते हैं और एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर वो रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि आगे जितनी दूर तक उनकी नजर जा रही थी वहां बस बर्फ ही बर्फ नजर आती है। और वो लोग काफी दूर आ चुके थे और उनके पास बस एक हफ्ते का खाना बचा था। तो रोबर्टो नांदो को बोलता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन नांदो उसे बोलता है कि अब हम बहुत दूर आ चुके हैं और इन पहाड़ियों को पार करके हम चिली पहुंच जाएंगे, तुम बस मेरे साथ चलो। तो रोबर्टो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और वो टिनटिन को वापस भेज देते हैं ताकि उनका खाना ज्यादा दिन तक चल सके। इधर प्लेन में हम देखते हैं कि सभी भूख के मारे बची कुची हड्डियों से मांस निकालकर खा रहे होते हैं और अब उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो सब उनके आदी हो चुके थे और इंसान को खाना उनके लिए आम बात हो चुकी थी। इधर रोबर्टो और नांदो आगे बढ़ते चले जा रहे थे और धीरे धीरे बर्फ कम होती जा रही थी और एक दिन वो उस बर्फ को पार कर लेते हैं और एक नदी तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वहां लेटकर पानी पीने लगते हैं। तभी नांदो की नजर सामने की ओर जाती है, जहां पर वो एक घोड़े पर बैठे आदमी को देखता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और वो उस आदमी को पूरी सच्चाई बताते हैं और ये खबर आग की तरह फैल जाती है। वो लोग उस आदमी के घर पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें भरपेट खाना दिया जाता है। इधर प्लेन में हम देखते हैं कि बचे हुए बाकी 14 लोग सोते सोते रेडियो सुन रहे होते हैं, जहाँ पर उनको नांदो और रोबर्टो की खबर सुनाई देती है। ये खबर सुनकर सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और वापस जाने के लिए तैयार होने लगते हैं और एक दूसरे को संवारने लगते हैं। टिनटिन अपने बैग में सभी लोगों की कोई ना कोई चीज इकट्ठा करके अपने बैग में डाल देता है और वो लोग उनका इंतजार करने लगते हैं। तभी उन्हें आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे रोने लगते हैं। और तभी वो हेलीकॉप्टर में नांदो को देखते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और उन सभी को वहां से निकाला जाता है। और इधर हम रोबोटो को देखते हैं, जो अपने पॉकेट से एक थैली निकालता है जिसमें नुमा के शरीर का मांस बचा हुआ था और वो उसे जमीन में दफना देता है और यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।